हे गाइस, तो आज अपन देखने वाले हैं आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। वैसे तो ये चैप्टर है अपने आप में, एक सेपरेट चैप्टर है, ठीक है, जो मैंने पूरा कवर किया है। तो अगर आपने फुल कोर्स लिया है तो आपका ऑब्वियसली वहां पे पूरा डिटेल में कवर हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपने सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लेक्चर ली है, इन दैट केस आपको हो सकता है कि वहां पे नहीं मिला होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में समरी वे में समझा रहा हूँ कि जो अगर एएस के ऊपर एएस 3 का क्वेश्चन आया, इन दैट केस वो कैसा आ सकता है, और उसमें छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं AS3 दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है इसमें तीन चीजें हैं आपकी। पहली है कैश, दूसरा है फ्लो एंड थर्ड इज स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कैश का मतलब क्या माने? कैश का मतलब सिर्फ कैश बैलेंस नहीं है, कैश का मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। तो कैश इक्विवेलेंस का मतलब सर क्या होता है? ऐसी चीजें जो कैश की जैसी होती है, लाइक अ बैंक बैलेंस, लाइक अ डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, लाइक आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो लिक्विड होती है, जिसको अपन कुछ टाइम में क्या कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में लेके आ सकते हैं, पैसा लेके आ सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? कैश इक्विवेलेंस, राइट। बाद में है फ्लो। फ्लो में यहाँ मैं दोनों फ्लो की बात करूंगा, इनफ्लो की भी बात करूंगा, मतलब पैसा आने की भी बात करूंगा, और आउटफ्लो की बात भी करेंगे, पैसा जाने की बात भी करेंगे। ओके, एंड इट इज अकाउंट, सॉरी, इट इज अ स्टेटमेंट नॉट अ अकाउंट। तो ये कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है, ये कोई अकाउंट नहीं है, ये क्या है? आपका स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट टू बाय नहीं आएगा, ये पूरा एक वर्टिकल स्टेटमेंट बनेगा। तो एक बिजनेस में क्यों जरूरी होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना? तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का रूल है, जो भी लिस्टेड कंपनी उनको कंपलसरी बनाने का है, फिर कुछ दूसरा क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से बनाना ही पड़ेगा। बट नॉर्मल में सोचो, एक कंपनी क्यों बनाना चाहेगी? क्योंकि देखो, एक बिजनेस में कैश, कैश का मतलब मैंने बोला, फिर कैश नहीं है, बैंक बैलेंस भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरी मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिनको लिक्विड फॉर्म में होती है, तो यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बिजनेस में कितना लिक्विड फंड रह रहा है ना, वो जानने के लिए। सपोज करो मैं अगर आपको बोलूं कि मान लो एक कंपनी है, ओके, और वो कंपनी क्या कर रही है, बिजनेस में गुड्स परचेज कर रही है, बट उसके पास लिक्विड नहीं है, तो वो क्या करती है? फिक्स असेट बेचती है और लिक्विड पैसा लेकर आती है और फिर परचेज कर रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या वो बिजनेस चल पाएगा? सर नहीं चल पाया, बिकॉज फिक्स असेट तो जरूरी होती है। तो वही, ये चीजें आपको कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल से पता नहीं चलेगी, ठीक है। ये चीजें आपको कहां से पता चलेगी? कैश फ्लो स्टेटमेंट से। तो बेसिकली यहाँ पे कैश फ्लो को तीन पार्ट में बांटा है, मतलब जो भी आपकी बिजनेस की एक्टिविटीज है उनको थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें क्या होता है सर? इसमें जो भी आपका मेन बिजनेस है, जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो, उससे जो भी पैसा आता है या जाता है, वो चीज यहाँ पे आती है, जिसे क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेकंड इज योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग के बाद अगर मैं बात करूं तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट इन लैंड हो, इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग हो, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हो, इस तरह का क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। तो वो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे फिक्स असेट भी मैं कंसीडर करता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पे क्या? नॉर्मल इन्वेस्टमेंट प्लस फिक्स असेट। तो अगर वो बेचते हैं तो पैसा आता है, या वो खरीदते तो पैसा जाता है। सो उसका भी यहाँ पे अपन कंसिडर करेंगे। और लास्ट में है फाइनेंसिंग। बिजनेस में बहुत सारी फाइनेंसिंग चीजें होती है, लाइक शेयर्स, डिबेंचर, ठीक है, लोन, इन सबसे भी पैसा आता है और इनसे भी पैसा जाता है। तो मैं पूरी बैलेंस शीट के आइटम को तीन पार्ट में यहाँ पे बांट रहा हूँ। पहला है ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग मतलब यहाँ पे जो भी बिजनेस एक्टिविटी है उससे रिलेटेड जो भी होगा वो ऑपरेटिंग होगा। उसके बाद तुमको पता होगा इन्वेस्टिंग, जिसमें फिक्स असेट और इन्वेस्टमेंट आ गया। और लास्ट वन इज योर फाइनेंसिंग, जिसमें तुम्हारा शेयर कैपिटल, डिबेंचर, लोन, ये सब आ गया। इस तरह से तीन एक्टिविटी में अपन ने क्या किया? सबको बांट लिया, राइट। तो यहाँ पे वही समझाया गया है पूरा, ठीक है। आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अपन एग्जाम के हिसाब से देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, कुछ चीजें दे रखी है कि भैया पैसा आता किन से, पैसा जाता किन पे है। तो ये सब नॉर्मल चीज है। जो मेन चीजें वो बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनो, कि यहाँ पे जो मेन चीज है वो है मीनिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फॉर द कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या? तो ये मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कैश इन हैंड, ऑब्वियसली जो कैश इन हैंड गांधी जी जो घर पे पड़े हैं वो अपना क्या है? कैश इक्विवेलेंट है, कैश आ गया। सेकंड, डिपॉजिट रीपेबल ऑन डिमांड विद एनी बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी आपका कोई पैसा डिपॉजिट किया आपने, जो आप कभी भी डिमांड पे मांग सकते हो, जैसे मेरे सेविंग अकाउंट में है, मेरे करंट अकाउंट में है, मेरे ओडी में है, वो सब चीजें, उन्हें भी हम क्या कंसिडर करेंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट। उसके बाद वाला ये जो बोला है ये इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है कैश इक्विवेलेंट विच आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट that are readily convertible into known amount of cash and are subject to
इनसिग्निफिकेंट रिस्क एंड चेंज इन वैल्यू। बोलता है कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है और वो जो इन्वेस्टमेंट किया है वो हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, हाईली लिक्विड मतलब आप उसको कभी भी एक फिक्स अमाउंट में क्या कर सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मानेंगे। सो यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज वन ऑफ विच ड्यू टू फॉर मैच्योरिटी विद इन द 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, उसको भी अपन क्या मानेंगे बताओ, अपन मानेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट। सर नहीं समझा ये वाला पॉइंट, मैंने बोला देख तूने मान ले किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, ठीक है, और वो जो शेयर्स में इन्वेस्ट किया है आपको लगता है कि भैया वो मैं 2 महीने में बेच देगा, ठीक है, या 3 महीने के अंदर बेच देगा, तो वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है और आप उसको जिस दिन आपने खरीदा उसके 3 महीने के अंदर अंदर आप बेचने वाले हो या मैच्योर हो जाएगा, या आपने कोई एफडी भी कराई है बट वो 2 महीने की है, तो वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट माना जाएगा। बट वो एफडी 4 महीने की है, इन दैट केस वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट माना जाएगा। अंडरस्टूड। तो ये 3 महीने वाला लॉजिक ध्यान में रखना जो नॉर्मली इन्वेस्टमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होता है, राइट। आगे देखिए, यहाँ पे कैश फ्लो का मतलब समझाया गया है कि कैश फ्लो और इनफ्लो यानी रिसिप्ट भी है और आउटफ्लो यानी पेमेंट भी है, दोनों को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कैश फ्लो में बता चुका हूँ, 3 तरह की एक्टिविटीज आपकी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। नॉर्मली आपने देखा होगा, आपने कोई चैप्टर पढ़ा है तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, 2 टाइप की मेथड होती है आपकी कैश फ्लो में। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हो, जो जो बिजनेस में पैसा आता है, पैसे की बात कर रहा हूँ, जो आता है पैसा मतलब कैश एंड बैंक बोथ, जो पैसा आता है वो सब प्लस कर दो और जिनसे पैसा जाता है वो माइनस कर लो बस, और इनकम टैक्स लास्ट में माइनस कर लो, तो तुमको डायरेक्ट मेथड से मिल जाता है। जैसे मान लो अपन को डेटर से पैसा मिलेगा, आप कैश सेल्स करेंगे तो पैसा मिलेगा, तो ये दोनों डायरेक्ट मेथड में आ जाएगा, राइट। अब आप परचेज करोगे कैश में तो पैसा जाएगा, पेमेंट टू क्रेडिटर करोगे तो पैसा जाएगा, सैलरी कैश में पेड की तो पैसा गया, तो ये माइनस कर लोगे। अब जो बच गया इसमें से आप इनकम टैक्स माइनस कर लो, देन आपको जो मिलेगा वो मिलेगा डायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। बट इनडायरेक्ट मेथड में ऐसा नहीं होता है, उसमें रिवर्स चलना पड़ता है बेटा, उसमें अपने पास नेट प्रॉफिट होता है, तो अपन क्या करेंगे, जो नॉन कैश आइटम होगी और जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम होगी उनको क्या करेंगे, प्लस माइनस कर लेंगे। फिर जो आएगा दैट इज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, उसमें जो वर्किंग कैपिटल चेंज हुई है वो प्लस माइनस करेंगे, तब जाके तुम्हारा नेट ऑपरेटिंग आएगा, और उसमें से इनकम टैक्स माइनस करेंगे, तब जाके ये तुम्हारा आंसर मैच होगा। अंडरस्टूड। तो ये लंबा चौड़ा प्रोसेस है जो पूरा मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है, कहाँ पे, आपके चैप्टर में। अब देखिए यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, इन्वेस्टिंग का मतलब तुमको पता है, यहाँ पे एक ही मेथड होता है डायरेक्ट, और फाइनेंसिंग उसमें भी क्या होता है, डायरेक्ट। बच्चों को डाउट होता है 2 चीजों में, एक होता है सर इंटरेस्ट और डिविडेंड, कभी मिलता है कभी पे करते हो, तो वो थोड़ा सा डाउट है। तो मैंने क्या बोला, जरा ध्यान से सुनना, कि अगर तुमने अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ पे लिखा, सपोज करो कि आपने इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स किया है, या आपने किसी और कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं, या ठीक है, तो वो कहाँ पे आएगा, अगर सर हमने परचेज की है तो अपने लिए इन्वेस्टमेंट हो गया, और अपने लिए इन्वेस्टमेंट हो गया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा, राइट। अब बताओ, अगर इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो डिविडेंड आपको रिसीव होगा कि पे होगा, बताओ। सर रिसीव होगा, पेड नहीं होता है, पेड तो जब अपन इश्यू करते तब होता है, तो यहाँ पे डिविडेंड अपने को क्या होगा, रिसीव होगा। तो जब डिविडेंड रिसीव्ड होगा तो ये कौन सी एक्टिविटी में आएगा, इन्वेस्टिंग में। इसी तरह मान लो आपने एफडी की है, फिक्स डिपॉजिट, तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा कि देना पड़ेगा, सब मिलता है, तो मिलता तो कहाँ पे आ गया, इन्वेस्टिंग में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आता है, एफडी कहाँ पे आएगी, इन्वेस्टिंग में, तो उसका इंटरेस्ट भी कहाँ पे आएगा, इधर ही आएगा। बट अगर आपने शेयर इश्यू किए, तो शेयर इश्यू करने में डिविडेंड क्या करोगे, तो पे करता है, और शेयर इश्यू करना कहाँ पे आएगा सर, फाइनेंसिंग में, तो डिविडेंड पे करना भी कहाँ पे आएगा, फाइनेंसिंग में। तो ये डिविडेंड जो पे किया है वो कहाँ पे आएगा, फाइनेंसिंग में आएगा। बोलो समझ में आया ये वाला। उसी तरह अगर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट किस पे करते हो सर, लोन लिया होता है उस पे करते हो, और जो लोन लिया वो कहाँ पे आता है सर, फाइनेंसिंग में आता है, तो इंटरेस्ट पेड भी कहाँ पे आएगा, फाइनेंसिंग में आएगा, राइट। अब यहाँ पे दे रखा आपको लोन्स, एडवांस, इंटरेस्ट इंटरेस्ट सब दे रखा है, ये सब चीजें हैं, ठीक है, टाइम मिले तो गो थ्रू कर लेना, अदरवाइज दैट्स ओके। अब बताओ, अगर कई बार उनके ऊपर टैक्स भी होता है, ठीक है, जैसे आपने डिविडेंड पे टैक्स पे किया, तो बेटा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो होता है वो डिविडेंड पे करते हो, तो डिविडेंड कहाँ पे आता है सर, फाइनेंसिंग में, तो डीडीटी भी कहाँ पे आएगा, फाइनेंसिंग में। अंडरस्टूड। आगे देखो, ये सब दे रखा है, मान लो इनकम टैक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो, टैक्स पेड ऑन ऑपरेटिंग इनकम इज ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो फॉर ऑल एंटरप्राइज। अगर आपने ऑपरेटिंग इनकम पे टैक्स पे किया है
तो वो कहाँ पे आएगा? अगर ऑपरेटिंग इनकम पे टैक्स पे किया है तो बेटा वो कहाँ पे आएगा? ऑब्वियसली ऑपरेटिंग इनकम इज द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग कैश फ्लो, तो ऑपरेटिंग में आएगा। Tax deducted at source against the income from operating cash outflow if the concerned income are operating income and investing cash outflow if the concerned income are investment income interest earned। तो बोलता है अगर आपका जो मेन टीडीएस कटा है वो इंटरेस्ट के ऊपर कटा है, अब इंटरेस्ट इज द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो उसका टीडीएस भी कहाँ पे आएगा? इन्वेस्टिंग में आएगा, सिंपल। डीडीटी की बात की थी मैंने, कहाँ पे आएगा? डिविडेंड पे लगता है, तो डिविडेंड कहाँ पे आया था आपका? पेड की तो सर फाइनेंसिंग में, तो वो भी कहाँ पे आएगा? फाइनेंसिंग में आएगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, इंटरेस्ट पेड किया तो फाइनेंसिंग पे, उसके ऊपर टीडीएस करो तो वो भी कहाँ पे आएगा? फाइनेंसिंग में ही आएगा। इस तरह से ये तुम्हारा आपको बेस पे ध्यान रखना है टीडीएस का भी। अब अपने को क्या करने का, ये पूरा फॉर्मेट दे रखा है जो अपन देख रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आपको दे रखा है यहाँ पे, वहां पे देखिए सबसे पहले मैं डायरेक्ट मेथड की बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट मेथड इज वेरी इजी, सबसे इजी है बेटा। डायरेक्ट मेथड में जो भी पैसा आया ना वो लिखना है, पैसा आया लाइक कैश बुक, पैसा आया तो ही लिखना अदरवाइज नहीं, और पैसा गया तो ही लिखेंगे अदरवाइज नहीं। अब बिजनेस से रिलेटेड चीजें जो पैसा आया वो यहाँ पे लिखेंगे, और बिजनेस से चीजें जो भी रिलेटेड होगा वो पैसा गया तो यहाँ पे लिखेंगे बस। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कौन कौन सी चीज से पैसा आ सकता है? कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ द गुड्स, वहां से पैसा आ सकता है। कैश रिसीव फ्रॉम द ट्रेड रिसेबल और कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ सर्विस, इनसे पैसा इनकमिंग हो सकता है। जाएगा कहाँ पे? कैश पेमेंट आपने क्रेडिटर्स को किया है या परचेज किया कैश में, या ऑपरेटिंग एक्सपेंस जैसे रेंट इलेक्ट्रिसिटी कैश में पे किया है, पेमेंट फॉर वेजेस सैलरी और पेमेंट फॉर इनकम टैक्स, इन सब से पैसा जाता है तो ये माइनस होता है। फिर ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आता है बिफोर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और बाद में आता है जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है वो लेस कर दो तो तुम्हारा बचा हुआ तुमको मिल जाता है, राइट। यहाँ पे ये आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करना रहता है। अब यहाँ पे अगर इनडायरेक्ट मेथड है तो क्या होगा? इनडायरेक्ट में तुमको नेट प्रॉफिट दे रखा होता है, उसमें नॉन कैश आइटम जो होगी वो ऐड कर लो, बिकॉज यहाँ पे उसका काम ही नहीं है कैश फ्लो में, तो जो भी नॉन कैश आइटम उसको ऐड कर लो, और जो भी नॉन ऑपरेटिंग है उसको भी यहाँ पे ऐड कर लो अगर एक्सपेंस है तो। क्यों? क्योंकि उसको सेपरेट हेडिंग में डालना पड़ेगा अलग से, तो पहले प्लस किया होगा तो अब माइनस करेंगे, पहले माइनस किया होगा तो अब प्लस करेंगे। तो सपोज करो डेप्रिसिएशन है, तो बेटा डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश, क्या कहीं पे भी उसका काम है? आंसर इज नो। तो ये बताओ डेप्रिसिएशन को यहाँ पे क्या करना चाहिए? नेट प्रॉफिट में जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट दे रखा है उसमें तुम डेप्रिसिएशन को क्या करोगे? सर बड़ा इजी है, अगर पहले हमने जब पीएनएल बनाया था तो उस टाइम पे जो डेप्रिसिएशन होगा उसको अपन ने लेस किया होगा, क्योंकि पीएनएल के 2 में लिखा था तो लेस किया था। तो अब क्या करोगे? ऐड कर लोगे, सो ऐड हो जाएगा डेप्रिसिएशन। इसी तरह कोई भी प्रोविजन है वो भी ऐड हो जाएगा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो नॉन कैश आइटम। तो इस तरह से आपको क्या करना है? प्लस करना है। बट सपोज करो जैसे इंटरेस्ट रिसीव हुआ था, तो इंटरेस्ट रिसीव लास्ट टाइम तो जब पीएनएल बनाया होगा उस टाइम पे तो बाय में लिखा था, मतलब प्लस किया था, तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? माइनस। क्यों? सर नॉन कैश तो नहीं है, कैश में रिसीव हुआ है तो भी वो आइटम कौन सा है? इन्वेस्टिंग का है, तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो पहले प्लस किया था तो अभी माइनस करो। तो इस तरह से जो भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उनको तो कीजिए प्लस, क्योंकि पहले लेस किया था। बट नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश इनकम है तो पहले प्लस किया होगा तो अभी लेस करना पड़ेगा इसमें से। तो इस तरह से ये मैं प्लस माइनस कर लूंगा, फिर जो मुझे मिलेगा दैट इज नेट प्रॉफिट। जो भी तुम प्लस माइनस कर लो उसमें तुम क्या करो, ये तुम जो भी वर्किंग कैपिटल में चेंज है वो वाला यहाँ पे तुमको अलग से लेना पड़ेगा। सर वर्किंग कैपिटल में चेंज क्या होता है? क्योंकि आपने बहुत सारी चीजों का इफेक्ट नहीं दिया है तो उसका इफेक्ट भी देना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो भी करंट असेट है और जो भी करंट लायबिलिटीज है उसमें अगर इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर तो उसका इफेक्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, कुछ चीजें प्लस होती है कुछ चीजें माइनस होती है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ कब कौन सी चीजें प्लस होगी कब कौन सी चीजें माइनस होगी, राइट। तो ये देखिए आपका ये यहाँ तक तो डन हो गया होगा कि सर ये नेट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट आपने कर लिया, तो आपका जो भी नेट प्रॉफिट रहेगा उसमें आपने नॉन कैश आइटम प्लस माइनस की होगी, आपने प्लस माइनस की होगी नॉन कैश आइटम, ठीक है। प्लस माइनस मतलब इनकम और एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ, कुछ प्लस होगा कुछ माइनस होगा। और नॉन ऑपरेटिंग, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंस प्लस माइनस यहाँ पे किया होगा, तब जो तुम्हारा आंसर आएगा। अब इसमें तुमको कुछ चीजें प्लस माइनस करनी है, इसे बोलेंगे चेंज इन वर्किंग कैपिटल, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारे पास बेटा असेट और लायबिलिटीज आती है, करंट असेट और करंट लायबिलिटीज। तो मैं एग्जांपल देता हूँ कौन सी चीज प्लस करनी है कौन सी चीज माइनस करनी है, राइट।
पहले असेट की बात करते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास डेटर्स की बात कर रहा हूँ। डेटर्स कहाँ पे आता है बेटा? करंट असेट, करंट लायबिलिटी इज करंट असेट। तो डेटर्स इज द करंट असेट। ये बताओ तुम्हारे पास स्टार्टिंग में जो डेटर्स था वो 50 था और अब 20 हो गया क्लोजिंग में। ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। तो तुम्हारा डेटर्स जो है वो बेटा कम हो गया, 50 to 20 हो गया। सोच के देख, डेटर्स कम कब होगा? जब तुझे पैसा मिला होगा कि तूने दिया होगा। डेटर से बेटा पैसा मिलता है ना। तो अगर तू किसी के पास 50 रुपए सुबह मांग रही है और शाम को आते थे 20 रुपए मांग रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने 30 रुपए तुझे पेमेंट किया होगा। तो यहाँ पे चेंज कितना हुआ सर? 30 रुपया। प्रॉब्लम ये है कि इसको प्लस करो कि माइनस करो, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो बेटा डेटर्स कम हुआ तो पैसा आया, पैसा आने पे क्या करना चाहिए? प्लस ना। तो यहाँ पे प्लस करेंगे। तो अगर तुम्हारा इंक्रीज नहीं, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हुआ है इन करंट असेट, तो तुमको क्या करने का है? प्लस करने का है। अंडरस्टूड? तो इसका अपोजिट, अगर इंक्रीज होता है तो करंट असेट में तो आपको माइनस करने का है। करंट असेट मतलब यहाँ पे डेटर्स के लिए ट्रेड रिसीवेबल जो तुम बोलते हो, डेटर्स बोलो, बिल रिसीवेबल बोलो, ठीक है, स्टॉक बोलो, उन सबके लिए यही रूल एप्लीकेबल होगा फिर, क्योंकि करंट असेट में जो जो चीज आती है वो सबके लिए एप्लीकेबल हो गया। इसी तरह मान लो प्लस माइनस की हम बात करें, किसकी पता है? करंट लायबिलिटीज की। मान ले तेरे पास क्रेडिटर जो था वो स्टार्टिंग में 70 का था और क्लोजिंग में तेरे पास 0 क्रेडिटर्स है। यानी क्रेडिटर्स क्या हो गया है? 70 से 0 मतलब डिक्रीज हो गया है। क्रेडिटर डिक्रीज होता है बेटा, इसका मतलब क्या है कि आपने उसको पेमेंट किया होगा, पेमेंट करने पे पैसा जाता है। तो जब पेमेंट करने पे पैसा जाएगा तो तू क्या करेगा? माइनस करेगा। तो ये माइनस में आ गया। तो अगर डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटीज होता है, इसका मतलब आपने उसको पे किया होगा, इसके लिए गया होगा तो आपने माइनस कर लिया। तो इसी तरह अगर उल्टा करो, इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटीज हुआ तो आपको प्लस करने का है, बस। तो अगर आप फॉर्मेट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपके करंट असेट करंट लायबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज हुए इन दैट केस आपको क्या करना चाहिए। फिर ये जो आएगा, ठीक है, इसमें से आप इनकम टैक्स माइनस कर लो, जो पेड किया है इनकम टैक्स पेड, तो तुमको तुम्हारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मिल जाएगा। अंडरस्टूड? चलो ये हो गया डन। नाउ आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे सब ये चीजें दे रखी है जो मैंने समझाई है आपको, थोड़ी बहुत चीजें वो सब दे रखा है। अब हम यहाँ पे सीधी, मैं आपको सीधा लेके जा रहा हूँ एग्जाम्पल में, जो एग्जाम में ऐसा हो सकता है पूछ ले कि आपको ऐसा पूछ लिया, या तो पहला क्वेश्चन में आएगा या लास्ट क्वेश्चन में आएगा 5 मार्क के लिए, कि बताइए इनमें से कौन सी चीज कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, ऑपरेटिंग का, फाइनेंसिंग का या इन्वेस्टिंग का। तो मैं सब आइटम बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए कौन सा कहाँ पे आएगा। पहला आइटम है परचेज ऑफ मशीनरी। बेटा मशीनरी परचेज करते हो, मशीनरी इज द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मैंने बोला था फिक्स असेट। तो ये कौन सी जगह पे आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। आई मतलब इन्वेस्टिंग। उसके बाद प्रोसीड फ्रॉम द इश्यू ऑफ द इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर मतलब फाइनेंसिंग, तो ये आ गया फाइनेंसिंग का पार्ट। कैश सेल्स, सेल्स ऑपरेटिंग ऑब्वियसली, तो ये आ गया ऑपरेटिंग। प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑब्वियसली कहां पे आएगा? फाइनेंसिंग में। प्रोसीड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल से पैसा कहां पाता है? ऑपरेटिंग में। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल कहां पाता है? ऑपरेटिंग में। ट्रेडिंग कमीशन रिसीव, ट्रेडिंग कमीशन, ट्रेडिंग मतलब बिजनेस में जो ट्रेड किया होगा उसका, तो ऑपरेटिंग में आ गया। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कहां पे आएगा? इन्वेस्टिंग में। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बेटा कहां पे आएगा? फाइनेंसिंग में। ठीक है, किस तरह फाइनेंसिंग में? क्योंकि आपने प्रेफरेंस शेयर यानी फाइनेंस किया होगा, उनको रीपे किया है। कैश परचेज मतलब ऑपरेटिंग में। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कहां पे आएगा? बताओ, चलो बताओ प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिंग का पार्ट हो गया। उसके बाद परचेज ऑफ गुडविल, ये इंटरेस्टिंग चीज है। गुडविल, गुडविल क्या हो सकता है सर? गुडविल इज फिक्स एसेट ना, इंटेंजिबल फिक्स एसेट, कहां पे आएगा? इन्वेस्टमेंट में, तो ये इन्वेस्टिंग का पार्ट हो गया। कैश पेड टू सप्लायर ऑपरेटिंग का पार्ट हो गया। इंटरिम डिविडेंड पेड, बेटा डिविडेंड पेड करना, याद करो डिविडेंड पे किया, पे कब करते हो? जब फाइनेंस किया होगा तब पे करेंगे, तो ये फाइनेंसिंग का हो गया। वेजेस सैलरीज पेड ऑपरेटिंग का। प्रोसीड फ्रॉम पेटेंट, पेटेंट इज आल्सो इंटेंजिबल एसेट, इन्वेस्टिंग का हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ, रिसीव होना हमेशा इन्वेस्टमेंट करने पे रिसीव होता है, तो इन्वेस्टिंग का पार्ट हो गया। इंटरेस्ट पे कहां पे करते हो? जब फाइनेंस लोन लिया होगा तो पे किया होगा ना, सोचना पे कब किया होगा? जब लोन लिया होगा। लोन कहां पे आता है? फाइनेंसिंग में। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग में आ जाएगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटिंग में। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड कब मिलता है? जब इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग का आ गया।
रेंट रिसिट ऑन प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग का आ गया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कहां पे आएगा? ऑपरेटिंग में। इनकम टैक्स पेड, नॉर्मली इनकम टैक्स के बारे में कुछ नहीं बोला है, आपको हमेशा ऑपरेटिंग लेना है, बट ऐसा बोला कि इनकम टैक्स पेड आपने किया डिविडेंड पे या किसी और पे पर्टिकुलर पे किया है, कोई असेट परचेज किया उस पे आपने इनकम टैक्स पे किया है, तो आपको उस एक्टिविटी में लेना पड़ेगा। कुछ नहीं बोला है तो ऑपरेटिंग में लेना। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, बताओ प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड, फाइनेंसिंग। अंडरराइटिंग कमीशन शेयर्स पे देते हो आप ऑब्वियसली अंडरराइटिंग में, तो फाइनेंसिंग का पार्ट। रेंट पेड, बेटा रेंट कहां आएगा? ऑपरेटिंग में। ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब सुनो, परचेज किया इन्वेस्टमेंट तो ब्रोकरेज पेड किया, तो जो ब्रोकरेज पेड किया वो उसी इन्वेस्टमेंट पे है, तो बेटा इन्वेस्टमेंट कहां पे आता है? इन्वेस्टिंग में, तो ये भी कहां पे आएगा? इन्वेस्टिंग में। बैंक ओडी कहां पे आता है? फाइनेंसिंग में। कैश क्रेडिट फाइनेंसिंग में। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट फाइनेंसिंग में। ओ हो, अब तकलीफ है। अब बोलता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये क्या हो गया सर? ये तो इन्वेस्टमेंट लग रहा है। ना ना ना, ये गलती तुम कर सकते हो। कुछ टाइम पहले हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का डेफिनेशन पढ़ा है, और उसमें मैंने बोला था कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी जो 3 मंथ वाली होती है, तो हम इसको 3 मंथ वाली मानते हैं, तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का पार्ट होगा। याद रखना, ऐसा भी घुमा सकता है एक आध पॉइंट। तो कैश, बैंक बैलेंस और आपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज दे रखी है, और कोई भी इन्वेस्टमेंट दे रखा है बट उसमें 3 मंथ का अंदर का टाइम है, तो तुम्हारा हमेशा वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होगा। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, बेटा ये सब ये नहीं आया समझ में। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कहां पे लिया था? ऑपरेटिंग में, तो रिफंड भी कहां पे आएगा? ऑपरेटिंग में। डन, खत्म। बोलिए समझ में आया ये वाला? तो ये देखो तीनों एक्टिविटीज का आपको दे रखा है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में एक आ गया है जो आपका था मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, तो ये आपका हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 1। बोलो क्या ये आपको समझ में आया? तो ऐसे ही आपको 7 या 8 आइटम दे सकता है एग्जाम में, और 5 मार्क के लिए। अभी अपन पढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। एक्स लिमिटेड परचेज अ डिबेंचर ऑफ 10 लाख ऑफ वाई लिमिटेड। आपने किसी और के डिबेंचर परचेज किया, मतलब ये इन्वेस्टमेंट हो गया तुम्हारे लिए। तो जब आपका इन्वेस्टमेंट हो गया तो कहां पे आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। आगे पूरा पढ़ लेते हैं। विच आर रिडीमेबल विद इन द 3 मंथ, जो 3 मंथ के अंदर क्या है? रिडीमेबल है। हाउ विल यू शो दिस आइटम एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 व्हाइल द प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट? सर ये तो इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग में डाल दो। नालायक सुनो, 3 मंथ कुछ याद आया? कोई भी इन्वेस्टमेंट 3 मंथ का पीरियड, क्या बोलते हैं उसे? क्या बोलते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो अलग से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आएगा। सो ये देखिए क्या बोला इधर, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंसिस्ट ऑफ कैश इन हैंड बैलेंस विद बैंक एंड शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। इफ इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 lakh made in the debenture for the short term period, then it is an item of cash equivalent, otherwise investment का होता है। However, if investment of 10 lakh made in the debenture for long term period, then as per the AS3 it will be shown as a investing activities part। बोलो समझ में आया? तो आपको ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, ये पूरा ऐसा याद करना पड़ेगा, डेफिनेशन ऊपर वाला, और फिर आपको लिखना पड़ेगा। अंडरस्टूड? दैट इज योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। आगे चल लेते हैं AS3 में, थर्ड पार्ट है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3। ये देख लेते हैं फटाफट। इंटरेस्ट पेड बाय फाइनेंसिंग एंटरप्राइज। अब समझो, फाइनेंशियल एंटरप्राइज यानी कोई बैंक इंटरेस्ट पे करती है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बैंक का काम क्या है सर? बैंक का काम तो लोन देना, लोन लेना है, तो क्या वो इंटरेस्ट पे नहीं करेगा? सर बिल्कुल करेगा। तब अब बताओ उसका वो मेन एक्टिविटी हुआ कि नहीं हुआ? सर बिल्कुल हुआ। तो मेन एक्टिविटी होने पे कौन सा होता है सर? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये कौन सा होगा बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बोलो क्या ये तुमको समझ में आया? क्योंकि ये कौन सी एंटरप्राइज है? फाइनेंशियल एंटरप्राइज है। अगर ये फाइनेंशियल वर्ड नहीं लिखा होता, सिर्फ एंटरप्राइज लिखा होता, तो मैं इसको कहां पे लेता? फाइनेंसिंग में लेता। लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, इसकी वजह से ये ऑपरेटिंग उसका काम हो गया, ऑपरेटिंग में आ जाएगा। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम अ सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी से इंटरेस्ट रिसीव हुआ। इंटरेस्ट रिसीव होना पार्ट का ही का होता है? बताओ, इंटरेस्ट रिसीव होना का ही का पार्ट होता है? इन्वेस्टिंग का। सर तो जब इन्वेस्टिंग का पार्ट है तो उसका ऊपर टीडीएस भी कहां का हुआ? इन्वेस्टिंग का। सिंपल, ये देखो इन्वेस्टिंग का हो गया। ठीक है। डिपॉजिट विद बैंक फॉर टर्म ऑफ 2 ईयर, आपने बैंक के साथ डिपॉजिट किया बट 2 साल के लिए। अब तो एफडी हो गया, एफडी हो गया तो बेटा कहाँ आएगा? इन्वेस्टिंग में आएगा। सो ये इन्वेस्टिंग में आ गया। ठीक है, और ये वाला भी तुम्हारा इन्वेस्टिंग था। इंश्योरेंस क्लेम रिसीट टू लॉस ऑफ मशीनरी ऑफ बाय फायर। मशीन, मशीन कहाँ पे आता है बेटा बता?
मशीन आता है इन्वेस्टिंग में, तो जो लॉस हुआ क्लेम रिसीव हुआ वो भी कहाँ पे आएगा, इन्वेस्टिंग में, तो ये भी कहाँ पे आएगा, इन्वेस्टिंग में, याद रखना। और बेड डेप्स कहाँ पे आता है, नॉर्मली ऑपरेटिंग में, तो ये भी कहाँ पे आएगा, ऑपरेटिंग में। सो ये तुम्हारा आ गया इन्वेस्टिंग में, और ये कहाँ पे आ गया, ऑपरेटिंग में, राइट, यस। बट हाँ ऑब्वियसली लॉस बाय फायर का जो क्लेम है वो नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। तो मैंने वहां पे जो चैप्टर में समझाया है आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होती है, सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब ऐसी चीज जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, ऐसा कुछ होता है जैसे आग लग गई, लॉस बाय अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, या लॉस बाय थेफ्ट हो गया, ऐसा कुछ हो गया, इन दैट केस हम उसको सेपरेट हेडिंग में दिखाते हो। तो जो भी तुम्हारा ऑपरेटिंग होगा, इन्वेस्टिंग होगा, फाइनेंसिंग होगा, वो होने के बाद उसको हम नीचे अलग से दिखाएंगे, अंडरस्टूड। तो ये देखिए सेपरेट हेडिंग में, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव अगेंस्ट द लॉस ऑफ द फिक्स्ड असेट, extraordinary item to be shown as a separate heading under the cash flow from investing activities, okay done। चलो, और ये जो था तुम्हारा आखिरी वाला बेड डेप्थ जो है उसको अपन कहाँ पे लेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ले लेंगे, पर वो कहाँ पे आएगा, इनडायरेक्ट मेथड में आता है। डायरेक्ट में तो बोला था कैश आइटम ही डायरेक्ट में आती है, तो बेड डेप्थ इज नॉट अ कैश आइटम, बट इनडायरेक्ट मेथड में जो नॉन कैश होता है उनको प्लस करते हैं, तो वहां पे ये आएगा, तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब आखिरी क्वेश्चन दे रखा है वो देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4। यहाँ पे आपको कैश फ्लो का एक एब्स्ट्रैक्ट दे रखा है, यानी कि आपको कैश फ्लो जो अकाउंट होता है वो दे रखा है। क्या बोला है इसमें, आपका इनफ्लो और आउटफ्लो यानी पैसा आया और गया दे रखा है। आया कहाँ से, ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है कैश और बैंक का। जरा सोच के बताओ ये कैश एंड बैंक चीज कहाँ पे आती है कैश फ्लो में, तो सर ये आती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। कहाँ पे आएगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में अपन कंबाइंड लिखते हैं, तो तुम्हारा दोनों का कंबाइंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना हो गया, 80,000 ओपनिंग हो गया, राइट। उसके बाद शेयर कैपिटल से पैसा आया, बेटा शेयर कैपिटल का पैसा कब आता है, जब फाइनेंस करते हैं, तो फाइनेंसिंग का पार्ट हो गया। कलेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल से पैसा कब आता है, जब आप ऑपरेटिंग करते हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है। और सेल ऑफ प्रॉपर्टी कहाँ पे आएगा, इन्वेस्टिंग में आएगा, राइट, ये एक्टिविटीज हो गया। आई होप आपको ये सारी चीज क्लियर हो गई है कि कौन सी आइटम कहाँ पे आती है। नाउ ये तो रिसिप्ट की होगी, अब पेमेंट की बात करते हैं। पेमेंट फॉर एन अकाउंट पेबल, आपने पेमेंट किया है, अकाउंट पेबल मतलब क्रेडिटर्स, तो कहाँ पे आएगा क्रेडिटर्स, बताओ सर, ऑपरेटिंग में आता है। सैलरी विजेस ऑपरेटिंग में, और पेमेंट फॉर एन ओवरहेड वो भी कहाँ पे आता है, ऑपरेटिंग में। सो दिस ऑल द थ्री आइटम आर इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो ये तीनों आइटम कहाँ पे आएगी, ऑपरेटिंग में आएगी, राइट, ओ मतलब ऑपरेटिंग। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बेटा ये कहाँ पे आता है, सर ये इन्वेस्टिंग में आएगा। डिबेंचर रेटिंग, बैंक लोन, ये दोनों चीजें कहाँ पे आती है, ये सब फाइनेंसिंग में आती है, राइट। टैक्सेशन आपने ऑब्वियसली आउटफ्लो मतलब पे किया होगा, टैक्स पे करना कहाँ पे आता है, सर ऑपरेटिंग में आता है। और उसके बाद डिविडेंड पे करना, ये फाइनेंसिंग में आता है। और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, राइट। तो इस तरह से ये बेटा तुमको सारी चीजें दे रखी है, बस मैंने बता दिया, अब तो आपको करना है, आप आराम से कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डालूंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ अल्फा लिमिटेड, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 2011। उसके बाद तुम्हारा हेडिंग आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और उसमें सबसे पहले जो भी प्लस वाले आइटम है वो लिखो। तो इनफ्लो दे रखा है तो प्लस वाली आइटम वो आएगी, तो उसमें एक ही ऑपरेटिंग का है, दैट इज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, यानी कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, कितना 3,50,000, तो 3,50,000 लिख दो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो ये देखो कैश रिसीव फ्रॉम अकाउंट ऑफ सेल 3,50,000 आ गया। नाउ अपने को लिखना है पेमेंट, पेमेंट में यू हैव थ्री पेमेंट, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, सैलरी वेजेस एंड पेमेंट ऑफ ओवरहेड, तो तीनों लिख दो। सो 90, 25 और 15 ये नेगेटिव में आएगा, बिकॉज पेमेंट हो रहा है तो पैसा जा रहा है, तो माइनस में लिखना। तो 90, 25 और 15 तीनों नेगेटिव में आ गया। अब जो नेट आएगा इनको करने के बाद उसे बोलते हैं नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसे क्या बोलते हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसमें से आप इनकम टैक्स जो आएगा वो माइनस कर लेना, तो ये तुम्हारा आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2,20,000, या इसे बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसमें से आप इनकम टैक्स माइनस करो तो 55,000 आ गया, ठीक है। अब देखो अब जो आंसर आएगा, मतलब सब कुछ होने के बाद जो तीनों हेडिंग में जो आंसर आता है ना, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। अब अगर पॉजिटिव हुआ तो उसे बोलते हैं कैश जनरेटेड, पैसा आया तो इसे बोलते हैं कैश जनरेटेड। बट वही अगर ये आंसर नेगेटिव होता तो बोलता है कैश यूज्ड, आपका पैसा क्या हो गया, यूज्ड हो गया। तो ये वर्डिंग में ध्यान देना। तो अगर आपका पॉजिटिव आंसर आया है टोटल करने के बाद ओवरऑल फाइनल फिगर, ठीक है, ऑपरेटिंग का, तो उसे बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, क्या बोलेंगे, या फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो इसे क्या बोलेंगे, फाइनल वाले को
कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आ गया 1,65,000। बोलो क्या ये तुमको समझ में आया? नाउ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का हेडिंग डाल दिया। अब उसके बाद आप क्या लिखोगे? पैसा आने का, सेल ऑफ प्रॉपर्टी 70,000, बट आपने परचेज भी किया है तो परचेज या एक्विजिशन ऑफ पीपी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना आया 4 लाख। सो 70 का आया, 4 का किया, 3,30,000 का आपका पैसा गया है। तो गया तो इसे क्या बोलेंगे? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ये देखिए ये आ गया, प्रॉपर्टी आपने क्या की? परचेज की तो पैसा गया, सेल की तो पैसा आया, तो ये 3,30,000 नेगेटिव हो गया। इसे बोलते नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब फाइनेंसिंग में देखो, फाइनेंसिंग में यू हैव ओनली वन थिंग और टू थिंग। ये रहा डिबेंचर रिडीम, तो डिबेंचर रिडम्पशन किया तो पेमेंट गया। उसी तरह उधर शेयर कैपिटल इश्यू किया तो पैसा आया। तो पहले पैसा आने का लिख दो, इश्यू फ्रॉम अमाउंट रिसीव फ्रॉम शेयर कैपिटल इश्यू, ऐसा लिख सकते हो, या इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल लिख सकते हो। कितना? 5 लाख। ठीक है, 5 लाख का पैसा आया वो लिख दो। माइनस करेंगे जो पैसा गया, कहाँ पे गया? डिबेंचर रिडम्पशन किया, बैंक लोन रिपे किया, डिविडेंड पे किया, तो इसमें पैसा गया तो वो माइनस कर लो। तो ये देखो प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल आ गया, बैंक लोन रीपे किया, डिबेंचर रिडम्पशन किया और डिविडेंड पे किया, इनसे पैसा गया। सबका नेट किया तो अमाउंट जो है पॉजिटिव आया तो जनरेटेड बोलेंगे, इसे बोलेंगे कैश जनरेटेड। ठीक है, या फिर नेगेटिव आया तो बोलेंगे कैश यूज्ड। तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर कितना आ रहा है? 330 और 4 लाख तुम्हारा आ रहा है, ये आ गया। तो इसे बोलोगे नेट कैश यूज्ड नहीं होना चाहिए था, आपने यूज नहीं किया है, नेट कैश जनरेटेड। ठीक है, फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कितना आ गया? 1 लाख। बोलो समझ में आया ये वाला? राइट। हाँ, अगर वो पैसा अपन री पे ज्यादा करते नेगेटिव आता है तो बोल सकते हैं यूज्ड हुआ इन फाइनेंसिंग में, अदरवाइज ये जनरेटेड है। अब तीनों का नेट करेंगे, ऑपरेटिंग जो आउटर कॉलम में आया, इन्वेस्टिंग जो आउटर कॉलम में आया, जो फाइनेंसिंग जो आउटर कॉलम में आया, उनका आपको नेट करना है। तो इसे बोलेंगे नेट इंक्रीज या डिक्रीज। अगर पॉजिटिव आए तो इंक्रीज, नेगेटिव है तो डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव आंसर आया है तीनों का टोटल करने के बाद 1,65,000 प्लस 1,65,000 माइनस 3,30,000 और प्लस 1 लाख, तो 65 नेगेटिव आया, इसे बोलेंगे डिक्रीज। तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब इसमें ऐड कर लो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस, तो इसे ऐसे लिखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ऐसा लिखो तो तुम्हारा हो जाएगा। राइट। तो जो तुमको आंसर मिलेगा वो तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस होगा, जो तुम्हारा टैली होगा। तो ये देखिए ओपनिंग बैलेंस इज 80,000, क्लोजिंग इज 15,000, तो इसमें 80,000 ऐड कर लिया तो तुम्हारा 15,000 आ गया। राइट। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 4। इस बचा है आपका आखिरी इलस्ट्रेशन, चलिए फिर इसको भी देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या बोलता है? प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आपको पार्ट बनाने का है। ऑफ मैसेज क्रिएटिव फर्निशिंग लिमिटेड फॉर द ईयर 31 मार्च 2011। तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का ही पार्ट बनाने का है, तो जो इन्वेस्टिंग में आएगा वही लेने का है, अदरवाइज नहीं। अब चाहे इन्वेस्टिंग का इनफ्लो हो चाहे आउटफ्लो हो, दोनों लेने का है। राइट। प्लांट एक्वायर्ड बाय इश्यू ऑफ 8% डिबेंचर 1,56,000। ये यहाँ पे तुम सबसे बड़ी गलती करोगे। आप बोलोगे सर प्लांट लिया है तो इन्वेस्टिंग में कोई भी असेट लेते तो आता है, तो ऑब्वियसली सर आउटफ्लो हुआ होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। बट वेट, क्या तुमने ध्यान से पढ़ा क्या दे रखा है? आपने प्लांट तो लिया है बट उसके बदले इश्यू ऑफ डिबेंचर गया है। क्या कैश गया है? क्या क्या कैश इन बैंक गया है? आंसर इज नो। इसकी एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है प्लांट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। तो बेटा अगर प्लांट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर मतलब ना तो पैसा गया है ना आया है, तो क्या ये यहाँ पे आना चाहिए? आंसर इज नो। तो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अंडरस्टूड? इवन दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि उसमें सिर्फ जो कैश में आता है और कैश में जाता है वो लिखते हैं, ना कि ये चीजें। सेकंड, क्लेम रिसीव्ड फॉर द लॉस ऑफ प्लांट इन फायर 49,600। तो यहाँ पे 49,600 जो है आपका, क्या ये आएगा? आंसर इज यस, बट सिंस इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हेंस वी हैव टू शो अ सेपरेट आइटम। ठीक है, तो सबसे नीचे अपन दिखाएंगे इसको, बट आएगा। यस, इट इज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अनसिक्योर लोन गिवन टू सब्सिडी। आपने लोन दिया है सब्सिडी कंपनी को, सर लोन देना तो वहां पे फाइनेंसिंग। बेटा सुनो, कहाँ का पार्ट है? अनसिक्योर लोन गिवन टू सब्सिडीज कंपनी। अगर आपने लोन दिया है, ठीक है, लोन लिया है तो फाइनेंसिंग, बट लोन दिया है तो इन्वेस्टिंग।
लोन दिए तो असेट होती है ना, असेट कहाँ पे आएगा, इन्वेस्टिंग में आएगा। तो यहाँ पे ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट होगा। सब्सिडी कंपनी को लोन देना मतलब आपने एक तरह से इन्वेस्ट किया है, आपने उसको लोन दिया है, तो ये कौन सा पार्ट होगा, इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा। बट आपका आउटफ्लो गया, पैसा गया तो माइनस होगा, तो इन्वेस्टिंग का आएगा बट माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव फ्रॉम अ सब्सिडरी कंपनी, आपको इंटरेस्ट मिला है बेटा सब्सिडी कंपनी से, तो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलने पे इन्वेस्टिंग में आता है, यस, तो ये भी इन्वेस्टिंग में आएगा और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट मेड, तो डिविडेंड मिलना इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, तो ये भी इन्वेस्टिंग में आएगा और प्लस हो जाएगा। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, ना ना ना, दिस इज द पार्ट ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है, तो ये अपने को कुछ नहीं करना है। उसके बाद टर्म लोन रीपेड, ना ना ना, ये ऑल्सो फाइनेंसिंग का पार्ट है, कुछ नहीं करना है अपने को, छोड़ दो। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, हाँ जी ये आएगा, बट वेट नीचे कुछ दे रखा है, टीडीएस ऑफ 8200 वाज डिडक्टेड ऑन द अबव इंटरेस्ट, इसके अंदर से टीडीएस कटा हुआ है। अब मैं तुमको बता दूं, जो भी टीडीएस कटा होता है वो भी आपका कहाँ पे आएगा, इन्वेस्टिंग में आएगा, जहां पे इंटरेस्ट आया वहां का टीडीएस भी उसके ऊपर आएगा, ठीक है। ये बेटा ये जो चीजें होती है ना, इनका एक्चुअल में रिलेशन देखा जाए तो क्यू और यू का होता है, यू नो क्यू और यू का रिलेशन, तुमको पता होगा कि क्यू कभी भी अकेला नहीं आता है, क्यू के साथ हमेशा यू आता है। आप कोई भी स्पेलिंग देख लो, चाहे क्विक, क्वीन, ठीक है, कुछ भी देख लो, क्यू के साथ हमेशा यू होता है। तो जहां जहां क्यू है ना बेटा, इसका यू भी उसके साथ ही है। तो यहाँ पे देखिए क्यू तेरा यू उसके साथ है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर तेरा इन्वेस्टमेंट है तो उसका वो टीडीएस उसके साथ है, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आया था, सॉरी आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसका इंटरेस्ट कहाँ पे आया था, इन्वेस्टिंग में, उसका टीडीएस भी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ही। आपने शेयर इश्यू किया तो उसके ऊपर डिविडेंड पे किया, तो शेयर डिविडेंड किस पे किया था, शेयर इश्यू पे, शेयर इश्यू कहाँ पे आएगा, फाइनेंसिंग में, तो डिविडेंड भी कहाँ पे आएगा, फाइनेंसिंग में। अंडरस्टूड, तो ये क्यू और यू के रिलेशन जैसा होता है, जो मेन आइटम कहाँ पे आया उसका छोटू भी उधर ही आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टीडीएस भी ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग में आने वाला है, लेकिन ये जो ऊपर वाला अमाउंट ये तो आफ्टर टीडीएस है, तो इसको अपन हमेशा ग्रॉस लेंगे, क्या लेंगे, ग्रॉस, ताकि ओवरऑल इफेक्ट वही रहेगा, ग्रॉस पूरा ले लिया, नीचे टीडीएस लेस हो गया, तो नेट इफेक्ट इतना ही आया। अंडरस्टूड, तो आपको इसको ग्रॉस करना पड़ेगा, सो यू हैव टू एड बैक 8200 रुपीज टीडीएस इन द इंटरेस्ट अमाउंट, सो 68,000 प्लस कर लो 8,200, सो इट्स 76,200, ये आएगा इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, और लेस हो जाएगा तुम्हारा टीडीएस 8,200। अंडरस्टूड, और बुक वैल्यू ऑफ प्लान सोल्ड लॉस इंकर्ड 84,000, ये भी इन्वेस्टिंग में आएगा, बट वेट, क्या बुक जितने में सेल किया वो आता है या बुक वैल्यू आता है, सर जितने में सेल किया वो आता है, तो यहाँ पे तो बुक वैल्यू दे रखा है, तो ये बताओ कोई 84,000 की चीज आप 9,600 के लॉस में बेचती हो तो कितना पैसा आया होगा, सर नहीं समझ रहा है। मान लो मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारे पास एक फोन है जिसका बुक वैल्यू 10 रुपए, और मैं बोलता हूं तुमने उसको 9 रुपए के लॉस में बेच दिया, 10 में से 9 का तो लॉस ही हो गया ना, कितना पैसा मिला होगा, 1 रुपया, क्या किया, लेस किया। यहाँ पे भी ऐसा ही करना है, अगर 84,000 का बुक वैल्यू है, 9,600 का लॉस है, तो 84,000 माइनस 9,600 कर लो, 74,400 का पैसा मिला होगा, और यही कहाँ पे आएगा, इन्वेस्टिंग में आएगा। बस, क्या तुमको समझ में आया, तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपन। पहला आइटम सबसे लास्ट में लिखना है, मैंने बोला अलग से दिखाऊंगा लास्ट में, बट यहाँ पे देखो अनसिक्योर लोन गिवन, ये आएगा नेगेटिव, ये सर ये नेगेटिव में लिख दो, 4,85,000, सो मैं जिसको टिक कर रहा हूँ वो देखिए आप, ये ले 4,85,000 तुम्हारा आ गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेगेटिव में लिखा, उसके बाद क्या तुम्हारा अनसिक्योर लोन गिवन टू सब्सिडीज कंपनी हो गया तुम्हारा, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड प्लस 82,500, तो प्लस 82,500, ये देखिए ये प्लस आ गया। उसके नीचे ही क्या था, प्री एक्विजिशन वाला जो प्लस मैंने बताया था ये भी आ गया, तो ये तीनों आइटम अपने आ गए, राइट, ये आ गए तीनों। उसके बाद देखो आगे नीचे क्या था, डिबेंचर का तो आएगा नहीं, टर्म लोन आएगा नहीं, इंटरेस्ट आएगा, बट मैंने बोला था प्लस करके लिखना, तो ये देखो इंटरेस्ट वाला प्लस करके ग्रॉस वैल्यू आ गया, और बट टीडीएस उसका नीचे लेस करना पड़ेगा, तो ओवरऑल इफेक्ट तो वही रहेगा, इन दोनों का नेट करोगे तो वही आ जाएगा, इन दोनों का नेट करोगे तो आंसर नेट वही आएगा, राइट, यस। और लास्ट में लिखा था सेल ऑफ प्लांट, उसका मैंने अभी बताया 74,400 वो आ जाएगा, और ये 74,400 कैसे आया, 84 में से 9,600 माइनस किया, 84,000 में से 9,600 माइनस किया है, राइट, तो ये आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हो। अंडरस्टूड, बोलिए समझ में आया। अब ये जो आएगा इसे बोलोगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो भी है बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का तुमको पैसा मिला है तो प्लस कर दो, तो ये प्लस कर दिया, तो जो लॉस था वो कम हो गया, जो नेगेटिव अमाउंट था वो कम हो गया, तो आंसर आ गया 1,48,100।
तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा गाइस, ठीक है। और ये नोट भी आप लिख सकते हो, कौन सा आइटम कंसीडर नहीं करना है। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आई थिंक ये आपको करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये तुम्हारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 3 है बेटा वो खत्म हो गया। बड़े बड़े क्वेश्चन है वो चैप्टर में तुम्हारे, तो ऑब्वियसली जिन लोगों ने फुल कोर्स लिया उनको वहां पे सब अच्छे से मिल जाता है विद लॉजिक, ठीक है। हर चीज को मैंने एक्सप्लेन किया वहां पे, तो आप वहां से देख सकते हो। अदरवाइज जिन लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिया है तो ऑब्वियसली एएस के रूप में सिर्फ 5 मार्क के लिए तो ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है, इसके अलावा नहीं आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है। चलिए फिर